ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम दिखा रहे थे जनाब शरीफुद्दीन शारिक की जिंदगी का सफर। आइए उसी सफर के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। फुटबॉल और वॉलीबॉल इन्हें बेहद पसंद था। ड्रामा में वे हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। फुटबॉल का खेलते थे, कभी वॉलीबॉल खेलते थे। उन दिनों इतना क्रिकेट विकेट का ज्यादा जोर नहीं हुआ करता था। इसके अलावा ड्रामे हम करते, समाजी जिंदगी के बारे में, समाजी मामलात के बारे में ड्रामे करते। मैं ड्रामों में खुद पार्ट करता था और उसको लोग बहुत पसंद करते थे और वो मज़ाहिया अंदाज में होता था, तो इससे लोग बहुत दिलचस्पी लेते थे। और कभी कभी मैं शायरी वायरी उर्दू में भी, इसमें अपने कश्मीरी में शायरी वायरी भी करता था। वो मज़ाहिया होती थी और उसको बहुत पसंद करते थे। और किसी टाइम वो रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन वगैरह से गाया भी जाता था। एक बार स्कूली दिनों में अपने स्कूल के खर्चे पर उन्होंने सिनेमा हॉल में 2 बीघा जमीन फिल्म देखी थी। इस फिल्म से ये इतना मुतासिर हुए कि इन्होंने इस फिल्म का कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर इसको एक प्ले में तब्दील कर दिया। अशरफ अली साहब उन दिनों हमारे प्रिंसिपल, बहुत ही लिटरेरी पर्सनैलिटी कश्मीर की, काबिल फ़ख्र हस्ती है और वो तरक्की पसंद ख्यालात से मुतासिर होते थे उन दिनों। जब उन्होंने ऑर्डर किया बाकायदा कि सारे स्टूडेंट्स फिल्म देखने जाएं, उसका खर्चा कॉलेज बर्दाश्त कर लेगा, तो जब गए और मैंने देखा कि इस कदर ज़ोरदार फिल्म थी, कहानी थी एक गरीब की कहानी, उस पर किस तरह एक ज़मींदार जबर जुल्म करता है, तो इतना था कि अक्सर लोग सिनेमा हॉल में रो पड़े थे और मैं उससे मुतासिर ज़बरदस्त हुआ। तो ये फिल्म देखकर फिर मैंने उसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन किया और उसको बाकायदा स्टेज ड्रामा किया। उसमें खुद मैंने अपना रोल अदा किया और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था। इन्होंने एक टीचर के तौर पर कई सालों तक अपनी खिदमत दी। वे बच्चों को दिलचस्प तरीकों से पढ़ाया करते थे। एक वाकया उन्हें आज भी याद है जब एक शख्स ने उन्हें उनके द्वारा तालीम दिए जाने के तरीके से मुतासिर होकर कई नेमतें बख्शी थी। दिल जान से तलबा में अपनी जो कुछ भी जानते थे, मामूली सी पढ़ाई थी हमारी भी, जो कुछ जानते थे इसको तालिब इल्म तक पहुंचाने के लिए इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से कहा। और मुझे खुशी होती है आज मैं उनको देखता हूँ, बड़े बड़े ओहदों पर हैं वो बच्चे। मैं एक बार वहाँ करना टंगडार में बॉर्डर पर एक स्कूल है, मैं वहाँ पढ़ाता था, तो बाहर से मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो लाठी टीक करके खड़े रहे। मैं समझा ये थक के जा रहे हैं। तो बाद में शाम को उनके बड़े बेटे मेरे पास, उन्होंने कहा वालिद साहब ने आपको खाने पर बुलाया है। मैं जानता नहीं था, नया नया गया था, तो गया, ये राजा याकूब साहब थे। तो उन्होंने कहा यार आपने पढ़ाते थे क्लास में, मैं बाहर सुन रहा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे लगा आप बहुत पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा नहीं आपकी गलतफहमी, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। तो नहीं आपने बहुत पढ़ाया और बड़े बड़े शायर आप बच्चों को सुनाते थे। तो मैंने पहली बार कभी लाहौर में मोहम्मद दीन फौक से मुलाकात की है और आज उस जैसे आदमी से मुलाकात की है। ये उनकी खुशनवाजी थी कि हमें इस दर्जे पर समझा। तो लेकिन लुत्फ आता था जब हम उस्ताद के तौर पर भी बच्चों को पढ़ाते थे। शारिक साहब का मानना है कि बचपन से ही वे पॉलिटिकल माइंड के थे। एक तहरीक में कहे गए चंद अल्फाजों ने इनके जहन में बहुत गहरा असर किया था। पॉलिटिकल माइंड बचपन से ही था हमारा। हम बचपन में थे, 1935 में हम पैदा हुए, 1931 में कश्मीर में आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी जनाब शेख मोहम्मद उल्लाह। मैं बहुत छोटा था, इन ज़्यादा बातों को नहीं, एक बच्चे की तौर पर वहाँ घूमता था। 1946 की बात है। तो शेख साहब ने वहाँ उठ के नारा दिया, हम गुलाम थे, महाराजा के गुलाम थे, महाराजा की शख्सियत थी। तो इन बातों में सुनता था तो पता नहीं मुझे एहसास होता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब शेख साहब ने ये तकरीर करते हुए पहली बार ये कहा कि सरदारी अवाम का हक है, सरदारी एक शख्स का हक नहीं है, सरदार अवाम होते हैं, तो ये बात जैसे मेरे दिल में चुभ गई। मैंने कहा ये सही कहते हैं, लोगों का इख्तियार जब तक न हो तो न मुल्क बनेगा, न तामीर होगी, न तरक्की होगी। फिर धीरे धीरे हम पॉलिटिक्स में आ गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। वे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शख्सियत की तुलना महात्मा गांधी से करते हैं और कहते हैं उनकी शख्सियत यही समझ लो जो महात्मा गांधी की शख्सियत है, वो उसी पाए के हैं जो महात्मा गांधी के पाए के हैं, नेहरू से बढ़कर है। नेहरू में सियासी खुदगर्जी और चालाकी थी, शेख अब्दुल्ला में नया सियासी चालाकी और खुदगर्जी नहीं थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला फिरकदारियत के टोटल खिलाफ थे, वो कम्युनलिज्म के खिलाफ उन्होंने हमेशा जंग लड़ी है।
شیخ عبداللہ نے کشمیر کی نبض کو دیکھا تھا اور کشمیریوں کے لیے وہ زندہ رہے، کشمیریوں کے لیے انہوں نے 19 سال جیل میں گزارے۔ پنڈت نہرو کے کہنے پر پاکستان چلے گئے، اسی لیے انہیں لوگ شیر کشمیر کے نام سے پکارتے تھے، بابا قوم کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہر گھر میں ان کی محبت ہے، ہر انسان میں ان کی عزت و محبت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، بہت بڑے رہنما تھے۔ جب وہ وکالت کر رہے تھے تب سیاست کی اور انہوں نے اپنا پہلا قدم بڑھایا۔ LLB کرنے کے بعد کشمیر میں گیا 1971 میں، تو 1972 میں پہلے میں ایز انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، میں نے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ۔ اس وقت میں نے کوئی 2-3 ہزار ووٹوں سے الیکشن ہارا تھا پہلی بار۔ اس کے بعد 77 میں الیکشن لڑا میں نے اپنی ہندوارہ کنسٹیٹوئنسی سے۔ اس کے بعد میں نے 86 میں کپوارہ کنسٹیٹوئنسی سے الیکشن اسمبلی کا ممبر ہوا۔ اس کے بعد 2002 میں دوسری النگیٹ کنسٹیٹوئنسی سے اسمبلی کا ممبر ہوا، اور پہلی بار 1980 میں راج سبھا کا ممبر رہا۔ وہ ٹرم کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہاں ودھان سبھا میں گیا، پھر واپس آیا 1996 میں، پھر میں راج سبھا کا ممبر بنا 6 سال کے لیے۔ پھر 2002 میں ودھان سبھا میں گیا، پھر اس میں 2009 میں پھر لوک سبھا میں آیا۔ شارق صاحب کی زندگی کی داستان آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنی ہی۔ کل کے ایپیسوڈ میں ان کی زندگی کی داستان کے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے مقام میں بس اتنا ہی، لیکن جناب شریف الدین شارق کی زندگی کی داستان جاری رہے گی کل کے ایپیسوڈ میں بھی۔ فی الحال وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، پر آپ کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ بریک سے واپس لوٹنے کے بعد ہم پیش کریں گے کردار، اور آپ کو روبرو کرائیں گے فلم فنا کے زونی علی بیگ کے کردار سے۔ آپ وقت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سنبھال کر رکھیے گا، ہم لوٹ کر آتے ہیں پل دو پل میں۔ فنا اس لیے خاص ہو جاتی کیونکہ پہلی بار عامر خان کے ساتھ کاجول بطور ہیرو ہیروئن جوڑی کے روپ میں آئے، اور ان کی کیمسٹری آن سکرین سراہی گئی اور فلم سپر ہٹ رہی۔